इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, उसमें बोला गया कि ये एक तरीके से काम करता है, काम करने का अधिकार देता है। और 2006 में जो है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको जो है इसके अंतर्गत ये मनरेगा शुरू हुआ था। 100 दिन का काम है, तो ये ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये देखिए, ये केस स्टडी है एथिक्स की, ठीक है, एक केस स्टडी एथिक्स की। अब इसमें ये पूछा गया है कि आपको इस जिले का प्रभारी बनाया गया है, ठीक है, प्रभारी प्रशासक हो आप नियुक्त किए गए हो, आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। अब आप उसमें देख क्या रहे हो, आप उसमें देखते हो कि वास्तविक में नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया जा रहा है, मजदूरों की जो मस्टर रोल है वो उसका ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है, फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया जा रहा है, किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है, व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड बांटे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी स्वीकृति कार्य जो किसी अस्तित्व में ही नहीं थे, ठीक है, उनको स्वीकार किया जा रहा है, उनको स्वीकृति दी जा रही है कार्यों की। तो ये इंपॉर्टेंट। अभी इसमें सवाल क्या पूछा गया, सवाल इसमें 3 पूछे गए कि उपरोक्त स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे, ठीक है, आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे, ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों का हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे। ये 3 चीज़ें इसमें पूछी गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में पता क्या हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में हो जाती है स्टेक होल्डर। कौन कौन से लोग हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं या वो अभी मतलब वो भी हैं, शामिल हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे स्टेक होल्डर कौन कौन से लोग हैं। अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन है, जैसे आप देख रहे हो पुअर रूरल लेबर जितनी भी है वो उसमें स्टेक होल्डर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी स्टेक होल्डर है, इसमें ग्राम पंचायत स्टेक होल्डर है क्योंकि ग्राम पंचायत से ही तो काम मिल रहा है ना उनको, ठीक है। टैक्स पेयर जो है वो भी स्टेक होल्डर है, सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है क्योंकि जो पैसा कहाँ से मिल रहा है उनको, टैक्स पेयर के पैसे से मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर है, ठीक है, मिनिस्ट्रीज इसमें जो है वो स्टेक होल्डर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो ऑनेस्ट बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, ऑनेस्ट बेनिफिशियरी जो लोग हैं वो इसमें स्टेक होल्डर हैं। और जो फ्यूचर जनरेशन है क्योंकि उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इसमें स्टेक होल्डर है, तो जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो स्टेक होल्डर है। तो अब हम कैसे इसको देखेंगे, सवाल क्या है, सवाल ये है इसमें, अब इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है कि इसमें करप्शन हो रहा है, ठीक है, एम्बेजलमेंट हो रहा है किसका, पब्लिक फंड का, इसमें वायलेशन हो रहा है राइट टू वर्क का जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, इसका वायलेशन हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है इसमें किस चीज़ का, ऑफिशियल पोजीशन का, क्योंकि कोई लोग तो हैं जो गलत ढंग से पैसे के वितरण कर रहे हैं, मास्टर रोल गलत लोगों को दे रहे हैं, फेक बेनिफिशरीज क्रिएट की जा रही हैं इसमें, नेपोटिज्म भी हो रहा होगा क्योंकि पैसा किसको मिल रहा है, भाई भतीजे बात को जो लोग उनसे रिलेटेड होंगे, अधिकारियों से रिलेटेड होंगे या प्रधान से रिलेटेड होंगे उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी भी इसमें देखने को मिल रही है, एथिकल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी निल है, तो इशूज़ काफ़ी हैं इसमें, पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है इसमें, ठीक है ना, पब्लिक ट्रस्ट भी तो ब्रीच हो रहा है इसमें। तो जब इशूज़ हैं इसमें ज़्यादा, जब इशूज़ ज़्यादा हैं इसमें तो हमें सारे इशूज़ के ऊपर गाइडलाइन पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं, हमको नंबर 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे कौन कौन से एथिकल वैल्यूज इसमें डायरेक्टली जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे नंबर 1 पे इसमें इंटीग्रिटी एम्पर हो रही है, नंबर 2 पे कंपैशन एम्पर हो रहा है, ठीक है, नंबर 3 पे अकाउंटेबिलिटी 0 हो गई है एकदम, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी, ठीक है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, जस्टिस एंड फेयरनेस भी गड़बड़ हो रहा है। तो अब जब आंसर लिखेंगे तो प्रतिक्रिया हमारी इसी के ऊपर होगी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है आप तो हमें लिख के बताएंगे, ठीक है, लेकिन प्रतिक्रिया इसी के ऊपर रहेगी। अब क्या है इसमें पूछा है कि क्या आप अपने क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे, करोगे क्या आप। अब आपको करना ये है कि हमको जस्टिस इंश्योर करना है, और जस्टिस इंश्योर होगा कैसे, जस्टिस इंश्योर होगा जो पेंडिंग वेजेस हैं वो हमको देखनी है, क्योंकि इसमें बोला गया है, ठीक, हमें जो ओरिजिनल बेनिफिशियरीज़ हैं जो काम सही में कर रहे हैं, जिनको रियलिटी में काम की जरूरत है, हम उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उनको जो है मास्टर रोल के अंदर हम इंक्लूड कराएंगे। हम आधार बेस्ड अटेंडेंस का प्रावधान कर देंगे, ठीक है, जिसके लिए NMMS जो ऐप था वो भी लागू किया गया था, चलाया गया था। हम पब्लिक में वॉल पेंटिंग्स वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है, और हम ग्राम सभा के अंदर सोशल ऑडिट भी वो करवा सकते हैं। ये आपको पड़ेगा आंसर में आप लिखो क्या, मैं तो एक आंसर आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। जो गलत लोग हैं, क्योंकि इसमें अब क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया जा रहा है, तो ये जो फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया जा रहा है, जो कर रहा है और जो जिसको मिल रहा है उसके खिलाफ आप FIR लॉन्च करा सकते हो, ठीक है, डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकते हो, रिकवरी भी करवा सकते हो आप, जो पैसा इम्बेलिजमेंट हुआ है उसके लिए आप रिकवरी का प्रोविजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी अब क्या है कि इसमें बोल रहा है कि
इस स्थिति से आप कैसे निपटोगे? तो ये तो मैंने आपको बताया कैसे आप निपटोगे, ठीक है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल आप सोशल ऑडिट करवाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो भी पैसा जो बेनिफिशरीज़ को नहीं मिला है, इंपॉर्टेंट बेनिफिशरीज जो थे, जो रियल्टी में जिनको जरूरत थी, उनको नहीं मिला है, तो फिर वो पैसा फ्रीज किया जाएगा, वो अकाउंट फ्रीज किया जाएगा। वहाँ से पैसा निकाल के जो रियल में जो जिनको पैसा चाहिए वो पैसा उनके पास जाएगा। अभी अब आप इतना करोगे तो आपके पास कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस भी एग्जिस्ट करता होगा, उसके आधार पे आप सस्पेंड करोगे कंसर्न जो जो पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर होगा, कंसर्न ऑफिसर होगा, उसको आप सस्पेंड करोगे, ठीक है। अभी फिर क्या है कि अभी ये हो गया, इसके बाद अब आप वहाँ पे प्रभारी हो तो आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स भी कुछ लेने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म मेजर्स आप कैसे लोगे? लॉन्ग टर्म्स मेजर आप ऐसे लोगे कि सबसे पहले आप एथिकल ट्रेनिंग करवा सकते हो, ठीक है। सिटीजन चार्टर जो है उसको सही से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करोगे? उसके साथ साथ आप पीरियोडिक लेवल पे आप जो है ट्रांसपेरेंट ऑडिट करवा सकते हो। इसका प्रावधान कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंट ऑडिट होगा और हर रोज़ होगा, मतलब हर महीने होगा या हर 6 महीने में होगा या हर 3 महीने में होगा, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। अभी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हो भ्रष्टाचार आपके आसपास व्याप्त हो चुका है और जो रियल बेनिफिशरीज हैं, जो रियल वर्कर है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है और जो फर्जी के लोग हैं उनको काम मिल रहा है। तो आपको जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा किसकी तरफ? टुवर्ड्स करप्शन की तरफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारे मुद्दे अब सूचीबद्ध तरीके से हम कैसे करेंगे? अब ये भी देख लेते हैं कि सूचीबद्ध तरीके से हमारे पास इतनी सूची है, 7 पैराग्राफ है। वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उनको अगर वितरित नहीं किया गया तो हमें ये पता लगाना होगा कि किसको वितरित किया गया है, और जिनको जिनको वितरित किया गया है उनके अकाउंट्स को फ्रीज करेंगे और उसके साथ उस पैसे को रिकवर करेंगे। रिकवर करने के बाद में उसको हम उस एरिया को जो वो मामला हुआ उसको हम सोशल ऑडिट भी करवाएंगे उसका, ठीक है। सोशल ऑडिट भी हम करवाएंगे। अभी क्या मजदूरों को मास्टर रोल ठीक से रखवाव नहीं किया गया तो हम उसको अपडेट करेंगे, मास्टर रोल को, जो लोग हैं रियल में उनको हम अपडेट करेंगे। उसमें किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है तो जो भी से कंसर्न ऑफिसर होगा उसको दोबारा से एक बार हम उसको जो है इसका वो देखेंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोबारा से ये मैच नहीं कर रहा है तो जो कंसर्न ऑफिसर होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद क्या फर्जी व्यक्ति को भुगतान किया जा रहा है तो जो फर्जी व्यक्ति हैं उनकी हम पहचान करेंगे और आधार बेस्ड अटेंडेंस का जो प्रावधान है उसको हम करेंगे आधार बेस्ड, ठीक है। और आधार बेस्ड बैंक अकाउंट को जो है उसमें हम पैसा डालने की कोशिश करेंगे, जो काम कर रहा है उसी को पैसा मिलेगा, ठीक है। और जो जहाँ भी निधियों में कुप्रबंधन हो रहा है और जो भी अधिकारी उससे रिलेटेड है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे। देखिए एक चीज़ आप वो समझ लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें एकदम से सस्पेंड करना, सस्पेंशन देना या एकदम से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ये सही नहीं होता। बिना डिपार्टमेंटल या प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी होती है इसके बिना अगर आप कभी भी वो करते हो तो दिक्कत आ जाती है। दिक्कत इसमें इसलिए आ जाती है क्योंकि अब आपके ऑफिस में सोचिए, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और आपके ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं, कोई ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, ठीक है। अभी आप मान लो 50 के 50 लोग धीरे धीरे करके सस्पेंड हो गए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है वो चलेगा कैसे? इसलिए हमको क्या करना रहता है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें एथिकल इशूज़ पर क्लासेस लेती रहनी चाहिए, ठीक। हमें एथिकल इशूज़ की वॉल पेंटिंग्स है, ईमानदारी का जो है, जो सही काम कर रहा है उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको हमें प्राइज़ देना चाहिए। ऐसे करके हम अगर करेंगे तो अपने आप जो ऑफिस है उसका कल्चर अच्छा रहेगा, उसका कल्चर अपने आप स्ट्रेंथन होगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटीज़ हैं वो लोगों के अंदर निकल के आएंगी, नेपोटिज्म नहीं रहेगा, फेक बेनिफिशरीज जो लोग तैयार करते हैं अपना खुद का पैसा कमाने के लिए, तो वो कम रहेंगे, ठीक है ना। और ऑफिशियल पावर का मिसयूज़ कम होगा। अपनी पोजीशन का लोग मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं ना, और जिनको सही में काम की जरूरत है, जो राइट टू वर्क वाला जो सीन है जो हैम्पर हो रहा है वो नहीं हैम्पर होगा, ठीक है ना। करप्शन कम होगा, ठीक है। हम इसके लिए कमेटी भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और जो स्वीकृत कार्य है, मतलब ऐसी स्वीकृति जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे, ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं, वो कार्य स्वीकृत होगा तो उसको हम तुरंत वहीं पे रोकेंगे। अगर मान लीजिए उसका काम पूरा हो चुका है तो कोई बात नहीं, अब काम उसका पूरा हो गया उसका भी हम सोशल ऑडिट करवाएंगे। हम काम देखेंगे कि कितना पैसा कहाँ यूज़ हुआ है, किस लेवल का काम हुआ है, अगर कोई निर्माण कार्य हुआ है तो वो कैसा हुआ है, उसमें कितने % पैसा यूज़ किया गया है, वो कार्य सही हुआ है कि नहीं हुआ। हम इस सब चीज़ की जांच करवाएंगे। जांच करवाने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम पहले इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद उनको सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी आप आंसर लिख के अपलोड कर सकते हो, मैं देखूँगा।